सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2024 में नवे आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। अच्छा, ये आयुर्वेद दिवस हम मनाते कब हैं? तो ये कोई फिक्स नहीं होता, ये धनतेरस के दिन मनाया जाता है, यानी कि धन्वंतरी जयंती को उसी दिन हम आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2024 में ये हम कब मना रहे हैं? 29 अक्टूबर को। तो अभी से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि इसकी थीम अभी अनाउंस कर दी गई है। क्या है थीम? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, इंग्लिश में बोलोगे तो आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। इस बार ये नवा आयुर्वेद दिवस हम मना रहे हैं 2024 को। अच्छा, एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्मार्ट। स्मार्ट की फुल फॉर्म भी है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। अगर मैं आपसे पूछूं भारत के बाहर अभी पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला गया, तो फिर आपका आंसर होगा मॉरिशस में। तो इस प्रश्न में मैंने आपको आयुर्वेद दिवस की थीम बताई है और इस बार आयुर्वेद दिवस हम मना रहे हैं 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर डन को। तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 की हम बात कर रहे हैं। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और 32 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञ को, मैथमेटिशियन को ये पुरस्कार दिया जाता है। 32 उम्र ही क्यों? क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन जी की मृत्यु इसी उम्र में हुई थी, इसीलिए 32 उम्र से कम के व्यक्ति को या 32 उम्र से कम के गणितज्ञ को ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में $10,000 इसमें दिए जाते हैं और 2024 के लिए दिया गया अलेक्जेंडर डन को, ये अमेरिकी हैं। पिछले साल वाला भी मैंने आपको कई बार रिवाइज करवाया है, रुइक्सियांग झांग को मिला था 2023 वाला। अब 2024 वाला में याद रखना है अलेक्जेंडर डन को मिला है। वैसे आप चिंता मत करो, मैं आपको बार बार जिस तरह से रिवाइज कराता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो अवार्ड्स का हो, अपॉइंटमेंट्स का हो, सबमिट्स का हो, तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो इसी तरह से बार बार रिपीट करवा करके मैं आपको याद करवा दूंगा। आपको चिंता नहीं करना है, याद हो जाएगा। बशर्ते जब भी मैं आपका रिविजन करवाया करूँ तो मेरे साथ साथ बोला करें, तभी आपको ये याद होगा। क्योंकि बार बार बोलने से क्या होते हैं, चाहे वो टिपिकल से टिपिकल नाम हो, बार बार बोलते रहेंगे तो नाम हमारी जबान पे चढ़ जाते हैं और हमें याद हो जाता है। बाकी हमारे जो महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन जी, उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु में, इसीलिए 22 दिसंबर को हम भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बाकी ऑप्शन देखो, मिशेल टेलाग्रैंड की बात करें तो एबेल पुरस्कार इन्हें मिला था अभी, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। जेनी एर्पेनबेक की बात करें, जर्मनी की लेखिका है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 इन्होंने जीता इनके उपन्यास काइरोस के लिए। इसमें अनुवादक ट्रांसलेटर थे माइकल हॉफमैन। और वैसे कल ही के दिन यानी कि कल वाली क्लास में 2024 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैंने आपको रिवाइज करवाए थे, तो आज मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, ये 3 जिसमें से मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। तो अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। तो हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। 2024 में हम ये 34वां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मना रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 65 ईयर या उससे अधिक आयु का होता है तो उसे वृद्ध व्यक्ति माना जाता है, जबकि भारत में ये उम्र 60 वर्ष है। पहली बार 1991 में ये दिवस मनाया गया था। इस बार की थीम है सम्मान के साथ वृद्ध होना, दुनिया भर में वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व। थोड़ी थीम ज़्यादा लंबी है, बस आगे का ये थोड़ा सा ध्यान रख लो। सम्मान के साथ वृद्ध होना, इंग्लिश में बोलेंगे तो एजिंग विद डिग्निटी। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय वृद्ध व्यक्तियों के लिए नोडल मंत्रालय है, तो आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। अच्छा, वैसे इस मंत्रालय ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वयोश्रेष्ठ सम्मान ये कब शुरू किया था, ये पूछेंगे तो 2005 आंसर करना। अच्छा, उम्र बढ़ने और समाज में उसके प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। ये भी एक पॉइंट ध्यान रख लो आप। और वैसे 1 अक्टूबर को 2 दिवस और बता रहा हूँ, एक तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी होता है और एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है।
तो ऐसे याद रख सकते हो, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, आप देखते हो वो ज़्यादा समय बैठे ही रहते हैं। बैठे बैठे क्या काम है, चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का काम है। या ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, घूमने चले जाते हैं, सब्जी मार्केट तक सब्जी वगैरह लेकर के आ जाते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट कर लोगे, फिर घर पे आएंगे, फिर कॉफ़ी पियेंगे, फिर सब्जी लेने चले जाएंगे, फिर कॉफ़ी पियेंगे। और ये हर एक घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। तो हर एक घर यानी कि 1 तारीख को। तो थोड़ा सा इस तरह से कोरिलेट कर लोगे तो याद रह जाएगा आपको कि 1 अक्टूबर को ये 3 दिवस हो गए, वृद्धजन, कॉफ़ी और वेजिटेरियन। अच्छा, वैसे बुजुर्गों से संबंधित 2 दिवस मैं आपको और बता रहा हूँ, वो भी ध्यान में रखना। एक विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस होता है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वो 15 जून को होता है। और एक वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वो 21 अगस्त को होता है। तो ये तीनों दिवस मैंने आपको एक साथ बता दिए, कभी भी आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। अच्छा, एक और प्रश्न सुनो, करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। किस राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो एज होती है वो 60 वर्ष की, उसको घटा के 50 वर्ष कर दिया था? तो झारखंड ने किया था ऐसा। और मुख्यमंत्री वयोश्री योजना ये किसने शुरू की थी? महाराष्ट्र ने शुरू की थी, बुजुर्गों के लिए थी ये योजना, इन्होंने ये शुरू की थी, ध्यान में रखना। और ये अक्टूबर का पहला दिवस हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमेशा की तरह अब महीने में आगे बढ़ते जाएंगे, और जब भी डे वाला प्रश्न आएगा पीछे वाले डे आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा। तो मेरे साथ साथ बोलते चलना, ताकि मंथ के एंड तक सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद हो जाए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर आपसे पूछ रहे, अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 की, जो कि 22 से लेकर अभी 30 सितंबर 2024 तक हुआ। कहाँ पे हुआ? भूटान की कैपिटल थिम्पू में हुआ। वहाँ पे एक चांग लिमिथांग स्टेडियम है, वहाँ पे ये हुआ। और जीत लिया है भारत ने इस चैंपियनशिप को 4थी बार जीता है। और यहाँ पे जो इंडियन बॉयज़ फुटबॉल टीम है ना, उसको याद रखना, ब्लू कॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से वो फेमस है, ब्लू कॉर्ड्स के नाम से। अच्छा, यहाँ भारत ने हराया किसको? बांग्लादेश को हराया। यहाँ पे भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया है। और ये जो 2 गोल हैं ये किसने किए? एक तो मोहम्मद कैफ ने और मोहम्मद अरबाश ने। भारत की तरफ से इन 2 खिलाड़ियों ने यहाँ पे ये 2 गोल किए। भारतीय टीम के कप्तान थे नगम गोहो मैट। और अगर पूछे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? मोहम्मद अरबाश। गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट ये हैं अहीबाम सूरज सिंह। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1997 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ढाका बांग्लादेश में। और प्रेसिडेंट हैं काजी मोहम्मद सलाहुद्दीन, ये बांग्लादेश के हैं। अब यहाँ से जो भी पॉइंट्स बनते थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे लिख करके बता दिए पॉइंट टू पॉइंट। अब फुटबॉल की बात है, तो चलो अभी मैं आपको 2024 में फुटबॉल से संबंधित जो भी हमने करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं ना, वो सारे रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना। जैसे कि देखो, अभी डूरंड कप 2024 हमने देखा, 133वां संस्करण हुआ था। कहाँ पे? असम के गुवाहाटी। और इसको किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया मोहन बागान को हरा करके। उसी तरह से अभी जो 8वां अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 है, ये कहाँ पे होगा याद रखना? डोमिनिकन रिपब्लिक में होगा। और इसमें एक और हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था कि इसी के लिए भी सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की री ओह लंग धर को चुना गया था। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हो जाएगा। अभी 48वां कोपा अमेरिका, जिसका संबंध फुटबॉल से है, अर्जेंटीना ने जीता, कोलंबिया को हराया। UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे यूरो कप कहते हैं, 17वां संस्करण हुआ, स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हराया। वर्ल्ड फुटबॉल डे पहली बार मनाया 25 मई को। 2023-24 UEFA चैंपियंस लीग, अभी रियल मैड्रिड ने जीत लिया, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है ये। AFC वुमेन्स एशियन कप 2029 ये होंगे उज्बेकिस्तान में, पहला सेंट्रल एशियन कंट्री होगा जो इसे होस्ट करेगा। और 2026 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2027 वाला ब्राज़ील में होगा। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता, मोहन बागान को हराया। संतोष ट्रॉफी 2023-24 को सर्विसेज ने जीता था, गोवा को हराया था। बाकी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 भारत और बांग्लादेश को विजेता घोषित किया गया। अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जो कि नेपाल में हुआ था, बांग्लादेश ने जीता था, नेपाल को हराया था। मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप, इसको जापान ने जीता था, उज्बेकिस्तान को हराया था। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है? कल्याण चौबे हैं। और याद रखना, अभी चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप
पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता को जीता था सीरिया ने। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2018 में ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता है, इसको नेहरू कप की जगह पे शुरू किया गया था। नेहरू कप का संबंध फुटबॉल से है, कल ही बताया था मैंने आपको। बाकी अभी इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कोच बन गए हैं मनोलो मार्के, जिनका नाम है, स्पेन के हैं ये। बाकी बैलन डियोर अवार्ड पुरुषों में लियोनेल मेसी को मिला था, महिलाओं में एटना बोन मार्टी को, जो कि स्पेन की हैं। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था, 22वां संस्करण कतर में हुआ था, जिसका मैस्कॉट लाइव है, जीता था अर्जेंटीना ने, फ्रांस को हराया। और अब जो अगला संस्करण होगा 2026 वाला 23rd, वो 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और 25वां संस्करण जो कि 2034 में होगा, वो सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब, याद रखना, 2034 में 22वें एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा और 2034 में ही पहला ई स्पोर्ट्स गेम्स को भी होस्ट करेगा सऊदी अरब ही। बाकी आप जानते हो फुटबॉल को वर्ल्ड वाइड रेगुलेट करने वाली बॉडी फीफा है। इसके स्टैटिक देखते हैं। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप हैं ये, जैसे कि रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप। और जो नेहरू ट्रॉफी है उसका संबंध बोट रेस से है, ये हमने कल ही पढ़ा था, अभी आपको याद होगा। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रेक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का और साथ में जो ये रिवीजन शीट्स मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ बिल्कुल फ्री होती है। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे। वहाँ पे जाकर के आराम से आप डाउनलोड कर लें पीडीएफ, और वहाँ पे ज्वाइन का बटन मिलेगा, तो ज्वाइन के बटन को प्रेस करके ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि जब भी पीडीएफ अपलोड होगी, जब भी वीडियो अपलोड होता है, उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में AFMS मतलब सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो आंसर होगा आरती सरीन। तो सर्जन वाइस एडमिरल है आरती सरीन, और अभी इन्हीं को आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, और इस पद पर आने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ की डायरेक्टर जनरल बनने वाली वो 46 नंबर की हैं, लेकिन महिलाओं में बात करोगे तो वो पहली है। बाकी ऑप्शन में देखो, जयसिंता कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी थी। ये जो पिच की देखभाल करते हैं उन्हें पिच क्यूरेटर कहा जाता है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी थी। और नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी की बात करें तो CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। अभी इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा झारखंड में। तो हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये 14वां संस्करण इसका शुरू हुआ है। अभी 30 सितंबर को ही शुरू हुआ, जिसमें 26 टीमें हिस्सा ले रही है। कहाँ पे? झारखंड के रांची में। और ये वुमेन्स वाला है, याद रखना। और अभी कुछ समय पहले ही मेंस वाली ये चैंपियनशिप हुई थी। 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024, इसके बारे में हमने पढ़ा था। याद होगा आपको, जो पंजाब में हुआ था, पंजाब ने ही जीता था उत्तर प्रदेश को हरा करके। और अभी महिलाओं का ये शुरू हो गया है, याद रखना, कहाँ पे? रांची में। और आयोजन कौन कर रहा है? हॉकी इंडिया। अच्छा चलो, हॉकी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज और करवा दूँ। जैसे कि अभी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी को जीत लिया। अच्छा, ये हुई कहाँ पे थी? मलेशिया में। जापान ने जीता, पाकिस्तान को हराया। अभी FIH हॉकी 5S वुमेन्स जो वर्ल्ड कप है, जो इसका पहला संस्करण हुआ था इसी साल ओमान की कैपिटल मस्कट में, उसको नीदरलैंड ने जीता, भारत को हराया था। और उसी तरह से ये तो महिलाओं का हो गया। पुरुषों का भी हुआ था, अभी पहला ही संस्करण मस्कट में ही हुआ था, उसको नीदरलैंड ने ही जीता था, लेकिन यहाँ हराया किसे? मलेशिया को। बस इतना याद रखना। और अभी जो एशियन गेम्स हुए थे पिछले साल, 19वां संस्करण था चाइना के हांगजाओ में, हमारी मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। और अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, इसमें हमारी हॉकी टीम ने, मेंस हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। हराया किसको था? ये भी याद रखना, स्पेन को हराया था। और यहाँ पे गोल्ड नीदरलैंड ने जीता था। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुल्टन है, साउथ अफ्रीका से हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है।
और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? हरिंदर सिंह है, ये भी नए बने थे, याद रखना। रायबरेली हॉकी स्टेडियम आप जानते ही हो, नाम बदल के रानी रामपाल के नाम पे किया गया। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे किया। माहुली हॉकी स्टेडियम का बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे किया। वुमेन्स हॉकी लीग 2024 ये हुआ रांची झारखंड में। और 2025 में जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है ये भारत होस्ट करेगा। अभी जो 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हुई कहाँ पे? चीन के हुलुनबुई में हुई थी, भारत ने जीता था चाइना को हरा के। और नवंबर में याद रखना इसी तरह से 9वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, बिहार में होगी, ये बिहार के राजगीर में होगी। हॉकी इंडिया ने अभी PR श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया। और PR श्रीजेश अभी इन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद हमारी मेंस टीम से रिटायरमेंट ले लिया था और अब इनको भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच बना दिया गया। और ये मैंने आपको बताई दिया, अभी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप हुई थी पंजाब में, पंजाब ने जीता, उत्तर प्रदेश को हराया। बाकी देखो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और 1928 में भारत ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का ये सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था भारत। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप और इंदिरा कप हो गया। तो ये सारे हॉकी से संबंधित 2024 में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको कवर कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने देशी गाय को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने देशी गाय को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया है। इसके पीछे कारण है हमारी संस्कृति और परंपरा, मतलब भारतीय संस्कृति में देशी गाय का बहुत महत्व है। देशी गाय ये भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। इसे माता के समान आदर दिया जाता है, गौ माता हम इसको कहते हैं। आपको पता है गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है, और गाय का दूध ही नहीं, गाय का गोबर हो गया या गोमूत्र हो गया, इन सभी का हम खाने में उपयोग करते हैं। आयुर्वेद में गोमूत्र का उपयोग होता है, गोबर का इस्तेमाल जैविक खेती में किया जाता है। तो इन सब कारणों से इन्होंने देशी गाय को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया है। और इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने देशी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपये प्रतिदिन सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। और इसका उद्देश्य है जो राज्य की गौशालाएं हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछूं तो मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश अभी कौन सा बना था? 2024 का ही प्रश्न है ये, तो डेनमार्क आंसर होगा। और आपको याद है भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी को रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम है ऑपरेशन कामधेनु, ये भी ध्यान रखना। बाकी बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गवर्नर है CP राधाकृष्णन। और आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग परियोजना की नींव रखी थी, जो कि ठाणे और बोरीवली को आपस में जोड़ेगी। और सुरंग की लंबाई 11.8 किलोमीटर की है। और ये जो टनल है, ये जो सुरंग है, इसका निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। इसके अलावा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता था महाराष्ट्र ने। यहाँ की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बनी थी सुजाता सौनिक। 27वां अभी राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था नासिक में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया था। और इजराइल की सेमीकंडक्टर कंपनी है टावर, वो अदानी ग्रुप के साथ मिलकर के $10 बिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाएगी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रॉप्स, इसको खोजा गया था अभी पुणे में। और भारत का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन ये महाराष्ट्र के कोयना में शुरू हुआ था। और अभी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना और आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर योजना ये यहीं पे शुरू हुई थी। हमारे जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अभी 21 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर इन्होंने इस वर्ष के समुद्री तट सफाई अभियान को शुरू किया था। कहाँ से? मुंबई के जुहू बीच से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के अमरावती जिले में प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी थी। और अभी हमने पढ़ा लेटेस्ट कि पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल के जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर रख दिया गया। तो ये महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज करा है।
और आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने आपको महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कराए थे तो वो शीट अलग थी, तो आधे मैंने उस वक्त करा दिए थे, आधे आज करा दिए हैं। बाकी आप रेगुलर बने रहिए, रिवीजन में मैं कहीं से कोई कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि तब कौन सा कराया था, अब कौन सा कराया है। क्योंकि हमारी पसंद की मूवी भी हमें तभी समझ में आती है जब हम रेगुलर देखते हैं। इरेगुलर होके देखेंगे तो पसंद की चीज़ भी हमें समझ में नहीं आती। ये तो फिर भी पढ़ाई है। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की स्पेस कंपनी है। तो आपको ज़रूर याद होगा, इसी साल की बात है, जून महीने की। बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके सुनीता विलियम्स ये अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पे गई थी। कुछ दिन बाद, यानी कि लगभग 8 दिन बाद वो वापस लौटने वाली थी, पर वो लौट न सकी, वहीं पे अटक गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट था, इसमें कुछ खराबी आ गई थी, तो रिस्क था कहीं आते समय कुछ गड़बड़ न हो जाए, तो फिर उनको वहीं रहना पड़ा। ये विमान खाली आ गया था और अभी तक ये वहीं पे थी। तो अभी नासा ने इन्हें वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? स्पेस एक्स के साथ मिलकर। इसको फ्लोरिडा अमेरिका से लॉन्च किया गया और अब ये कब तक लौटेगा उनको लेकर के? फरवरी 2025 तक ये वापस आएगा। सुनीता विलियम और उनके साथ जो एक साथी थे बुच विल्मोर, इनको साथ लेकर के ये लौटेगा। तो मिशन का नाम याद रखना, किसने लॉन्च किया और क्या पर्पज़ है ये मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशिया पैसिफिक पैडल कप की, और पहली बार हुआ, इसलिए प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। ये जो पैडल कप है, इसका संबंध किस खेल से है? रैकेट खेल से है। रैकेट खेल क्या होता है? ये स्क्वैश की तरह ही बंद कोर्ट में खेला जाता है। अभी हुआ कहाँ पे? इंडोनेशिया में हुआ, बाली इंडोनेशिया में। और भारत ने यहाँ पे ब्रोंज जीता है, कांस्य पदक। भारत ने किसको हरा करके जीता? ये ब्रोंज भी मलेशिया को हरा करके। बाकी गोल्ड जीता इंडोनेशिया ने और सिल्वर फिलीपींस ने जीता है। तो ये इतना सा ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस कंपनी ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा की है? तो आंसर होगा ब्रह्मोस एरोस्पेस ने। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी, और ये है ना जॉइंट वेंचर है भारत और रशिया का। भारत की तरफ से डीआरडीओ है और रशिया की तरफ से मशीनो एस्ट्रेयोनियो कंपनी है। तो इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी, और इसी ने अभी पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा की है। मतलब हमारी जो अग्निपथ योजना है उसके तहत जो युवा आर्मी में शामिल होते हैं, जिन्हें हम अग्निवीर के नाम से जानते हैं, तो जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जो कि 4 साल का होता है, तो 4 साल के बाद जो अग्निवीर रिटायर्ड हो जाएंगे तो वो पूर्व अग्निवीर कहलाएंगे। तो उन्हीं के लिए अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी ने 15% के आरक्षण की घोषणा की है। देखो, ब्रह्मोस मिसाइल की अगर बात करते हैं, आप जानते हो वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अच्छा, जब भी कोई सुपरसोनिक लगा हो किसी मिसाइल के आगे, तो याद रखना उसकी स्पीड 1 मैक और 5 मैक के बीच में होगी। यहाँ पे मैक का मतलब हो गया स्पीड ऑफ साउंड, और अगर 5 मैक से ज़्यादा किसी की स्पीड है तो फिर उसे हम हाइपरसोनिक कहेंगे। और इसका जो नाम है, ये 2 नदियों के नाम से मिला के रखा गया है, जैसे भारत की ब्रह्मपुत्रा और एक रशिया की है मास्कोवा नदी। तो दोनों को मिलाकर के इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था, और अभी हमने इसको बेचा भी है। तो अगर पूछ सकते हैं कि पहला देश कौन सा है जिससे भारत ने इसको बेचा है, तो वो है फिलीपींस। तो ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं, जो हमारे सितंबर का लास्ट वाला वीक था, वीकली करंट अफेयर्स, वो आज मॉर्निंग में अपलोड हो गया है। देखो, मैं क्या करता हूँ, जब भी महीने का लास्ट वाला वीक होता है, और जगह क्या मिलेगा आपको, हर वीक में 7 डेज दिए जाते हैं। वैसे 7 डेज ही होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला वीक होता है ना, मैं उसमें बचे वाले जो 2-3 दिन और होते हैं वो भी दे देता हूँ। जैसे कि लास्ट वाला जो वीक है वो स्टार्ट होता है 22 तारीख से, 22 से लेके 28 तक 7 दिन हो जाते हैं। अब 28 के बाद कितने दिन बच गए? कोई 30 का महीना है, कोई 31 का महीना है, तो 2-3 दिन और बच जाते हैं। तो मैं वो दिन भी उसमें कलेक्ट करके डाल देता हूँ। तो अपना जो वीकली होता है लास्ट वाला, वो 7 दिन का ना हो करके 9 या 10 दिन का हो जाता है। तो मैं कोई भी दिन नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ, चाहे वीडियो 2-5 मिनट ऊपर क्यों ना चला जाए। कंटेंट पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा, और वही कंटेंट मिलेगा जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो देख लेना,
क्रिस्पी वीडियो है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से हम रिवाइज कर लेंगे, आपका टेस्ट भी लग जाएगा। वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पे, वीडियो सेक्शन में जा करके देख लो। बाकी अगर सेशन पसंद आया, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार फिर से याद दिला दूं, लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना मेरे दोस्त। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए अभी किसे चुना गया, तो याद रखना मिथुन चक्रवर्ती को। और फिर था काजिंद अभ्यास, ये कहाँ पे हुआ, ये उत्तराखंड में हुआ, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। फिर पूछा आईफा अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला एनिमल को। अभी 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ, ब्रुनेई में। हेलेन नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ, अमेरिका। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया, बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया, 30 सितंबर को। इंडसइंड बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए, सुमंत कठपालिया। और 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ, केरल में। और आखिरी प्रश्न पूछा था क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है, तो आंसर होगा आईआईएम बेंगलुरु। अच्छा, कल मैंने बताया था आईआईएम बेंगलुरु की विश्व में रैंक 48 है, तो इसको करेक्ट करना। 48 ये 2024 वाले में थी, 2025 वाले में इसकी रैंक 53 है, तो मैंने मिस्टेक से 2025 की बता दिया था। 53 इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है, करेक्ट कर लेना प्लीज़। बाकी अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था अभी किस राज्य में थाई पुसम त्यौहार मनाया गया, तो आंसर होगा तमिलनाडु का ये। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।